नमस्कार दोस्तों, जेके वर्ल्ड में आपका स्वागत है। रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 की आपकी तैयारी को धारदार करने के लिए हमने आरआरबी एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट सीरीज़ आरंभ की है, जिसमें मैं नियमित रूप से फुल प्रैक्टिस सेट्स लेकर आता हूं। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस सेट सीरीज़ का लाभ उठाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस और डिटेल्ड सॉल्यूशन के पीडीएफ के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उनका योगफल 210 है। छोटी संख्या ज्ञात करें। हम दोनों संख्याओं को मान लेते हैं 2x और 3x। तो इन दोनों का योगफल जो है 2x + 3x कितना हो रहा है 210। 5x 210 हो रहा है, तो x के वैल्यू के लिए हम 210 में जब 5 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 42। पूछ रहा है छोटी संख्या ज्ञात करें। छोटी संख्या है 2x, तो 42 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 84। ऑप्शन ए। यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। हम फिर मान लेते हैं कि दोनों संख्याएं क्रमशः x और y हैं। तो प्रश्न के हिसाब से कह रहा है कि x का 60% जो है वो y के 2/3 के बराबर है। तो y का 2/3, इसको ऐसे लिख सकते हैं x का 60/100 या 60x/100 बराबर 2y/3। यहाँ पे हम 60 और 100 को काट लेंगे 20 से, तो ये हो जाएगा 3/5। अब हो गया ऊपर में 3x/5 = 2y/3। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 9x = 10y हो जाएगा। अगर आपने रेशियो और प्रोपोर्शन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि 9x = 10y है, तो x और y का अनुपात हो जाएगा 10:9। ऑप्शन ए। तीसरा प्रश्न कह रहा है राजन एक बिंदु से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 200 मीटर चलता है। डायरेक्शन में आप जानते हैं कि ऊपर की ओर उत्तर होता है, तो यहाँ पे हम ऊपर की ओर 200 मीटर चला दिए। फिर उसके बाद फिर वह बाएं मुड़ता है और 300 मीटर चलता है। तो यहाँ से बाएं मुड़ गया और 300 मीटर चल गया। फिर दाएं मुड़ता है और 400 मीटर चलता है। तो दाएं मुड़ेगा तो ऊपर की तरफ हो जाएगा 400 मीटर, तथा फिर बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। कह रहा है अब राजन का मुख किस दिशा में है। इधर लेफ्ट साइड की ओर कौन सी दिशा होती है, वेस्ट यानी पश्चिम। तो विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 4, यदि P + Q का अभिप्राय है P Q का पिता है और इसका अभिप्राय है P Q का भाई है, P - Q का अभिप्राय है P Q की माता है, तो C - A + B के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सही है। दिया है C - A + B। अच्छा, 2 के बीच में माइनस हो तो क्या होता है, P - Q का अभिप्राय है P Q की माता है, मतलब C A की माता है। C जो है वो A की माता है और A + B है, तो बीच में प्लस हो तो उसका मतलब P Q का पिता है, मतलब A जो है B का पिता है। तो A, ये B जो है इसका पिता है। पूछ रहा है कौन सा निश्चित रूप से सही है। ऑप्शन ए में है C B की माता है। गलत है, क्योंकि C जो है ये B की माता नहीं है, B के पिता की माता है। ऑप्शन बी B A का पिता है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि B नीचे है। B जो है A का पुत्र या पुत्री होगा। C में है A C का पुत्र है, ये विकल्प सही हो जाएगा क्योंकि A जो है ये C का पुत्र है, C जो है A की माता है। प्रश्न 4 का ऑप्शन C सही उत्तर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। दिया है 7,
20, 37, 56, 79, 108 और इसके आगे क्वेश्चन मार्क है। देख लेते हैं, ये बढ़ते क्रम में संख्या दिख रही है, इनका अंतर क्या आ रहा है। यहाँ पे +13 हो रहा है, यहाँ पे +17 हो रहा है, यहाँ पे +19 हो रहा है, 56 और 79 के बीच में +23 हो रहा है। इसमें कौन सा क्रम चल रहा है? हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अभाज्य संख्याएं 13 से शुरू होकर उसके बाद की अभाज्य संख्याएं प्लस हो रही हैं। यहाँ 79 और 108 के बीच कौन सी संख्या प्लस हो रही है? 29। तो 108 के बाद कौन सी संख्या हम जोड़ेंगे? 108 में कौन सी संख्या जोड़ेंगे? 29 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आएगी? 31। जब 108 में 31 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 139। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। छठा प्रश्न, टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता विंबलडन 2024 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? यह जो है स्पेन के कार्लोस अलकराज ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को पराजित कर जीता। और इसी प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिस्कोवा ने जीता। पेरिस पैरालंपिक 2024 में किसने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? इस प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक अवनी लेखरा ने जीता है। जून 2024 में आयोजित ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब भारत ने किस देश को पराजित कर जीता है? यह खिताब भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से पराजित कर जीता है। नीचे दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करें। कौन कौन से पद दिए हुए हैं? 21, 16, 21, 26 है। 21, 26, 98, 19, 75, 68, उसके बाद 84, 23। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहली और अंतिम संख्याओं का गुणनफल बीच में आ रहा है, 2 छक्के 12। यहाँ पे 9 9 81, यहाँ पे 7 और 8 का गुणनफल 56 बीच में है। यहाँ पे 8 और 3 का गुणनफल 24 होना चाहिए, यहाँ पे 42 है। तो जो अंतिम ऑप्शन है, ऑप्शन डी, यह गलत पद है। दी गई वर्ण श्रृंखला में कुछ वर्ण लुप्त हैं। लुप्त वर्णों के सही क्रम को दिए गए विकल्पों से चुनें। हमने पहले भी बताया था कि जब इस तरह का क्रम दिया रहे तो उसके लेटर्स को पार्ट्स में बांट लेना है। यहाँ पे हम गिनेंगे तो टोटल 16 लेटर हैं, 16 लेटर होंगे, तो इसे हम 4 पार्ट में बांट लेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि P, Q, P का क्रम 4 बार चलेगा। तो जब हम ऑप्शन ए को सिलेक्ट करेंगे तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा। P, Q के बाद खाली स्थान है, वहाँ पे P रखेंगे तो P, Q, P हो जाएगा। फिर P, Q के बाद खाली स्थान है तो ये दूसरा लेटर P को चुनेंगे तो ये क्रम हमारा बन जाएगा। 11 नंबर हल कीजिए। 3.2 गुना 10 पे पावर 4 भाग 2 गुना 10 पे पावर 5। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। 3.2 गुना 10 पे पावर 4 है और बट्टे में 2 गुना 10 पे पावर 5। यहाँ से हम दशमलव को हटा देते हैं और यहाँ एक और 10 गुना में लिख लेते हैं। 2 से 32 को काट देते हैं 16 बार में, तो ये कितना हो जाएगा? 16 गुना 10 पे पावर 4 और नीचे में यहाँ पे पावर 5 है और यहाँ पे 1 है तो 6 हो जाएगा। 10 पे पावर 6, ये 4 पावर से इसको काटेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 10 पे पावर 2। तो इसका उत्तर हो जाएगा 16/10 पे पावर 2। देखते हैं किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन सी में है, 16/10 पे पावर 2। जब अनुभाग 15 पे पावर 300 को 16 से विभाजित करता है तो शेष कितना बचता है? यहाँ पे दिया है 15 पे पावर 300/16। इसका एक नियम होता है कि जब भाजक भाज्य से एक छोटा हो, ये ऊपर वाला भाज्य और नीचे भाजक, जब भाज्य जो है ये ऊपर वाला भाजक से एक छोटा हो
और घात जो है अगर सम हो तो शेषफल 1 आता है, अगर घात विषम हो तो शेषफल खुद संख्या आती है, जो संख्या ऊपर में होती है वो आती है। तो यहाँ पे घात जो है पावर वो सम है, तो इसका शेषफल जो आएगा वो 1 आएगा। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 13, दी गई संख्याओं के लिए निम्न में से कौन सा आरोही क्रम सही है। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में कौन सा है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन ए से तीनों संख्याओं को उठाते हैं। पहला है 1/3, दूसरा है 0.3 और तीसरा है 2/8। 1/3 को जब हम दशमलव में लाएंगे तो ये होगा 0.33 और दूसरी संख्या 0.3 है ही। तीसरी संख्या 2/8 को जब दशमलव में लाएंगे तो ये होगा 0.25। इनका आरोही यानी बढ़ते क्रम क्या हो जाएगा, पहले नंबर पे ये आएगा, दूसरे पे ये, तीसरे पर ये, मतलब इनका आरोही क्रम हो जाएगा 0.3, 2/8 और 1/3। सॉरी गलत हो गया, पहले नंबर पे ये आएगा 0.25, दूसरे नंबर पे ये आएगा 0.3 और तीसरे नंबर पर ये आएगा। तो हमारा सही क्रम हो जाएगा 2/8, 0.3 और 1/3। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। दो संख्याओं का अनुपात 8:9 तथा म स 14 है, उनका ल स ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं 8:9 है और इनका म स यानी HCF अगर 14 है तो ये दोनों संख्याएं 14 × 8 और 14 × 9 होंगी, मतलब 112 और 126। तो अगर दो संख्याओं का गुणनफल दिया हो और HCF दिया हो तो हम उसका LCM निकाल सकते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल और बटे HCF करेंगे तो उस संख्याओं का LCM निकल जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 14 8 112 कट जाएगा 8 बार में, और 126 × 8 कितना हो जाएगा 1008। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बड़ा सा प्रश्न है 15 नंबर। 6 सहकर्मी रंजना, दीक्षा, चाहत, आकाश, रीता और सूरज एक पार्क में एक बेंच पर उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। उत्तर की ओर मतलब ऊपर की ओर। सबसे पहले दिया है रीता बेंच के पूर्वी सिरे पर बैठी है। कुल कितने लोग हैं, 6 लोग। यहाँ पे हम 6 जगह बना लिए। लिखा है कि रीता बेंच के पूर्वी सिरे पर बैठी है। पूर्वी सिरा कौन सा होगा, राइट साइड, तो यहाँ पे बैठ जाएगी रीता। फिर उसके बाद लिखा है रंजना और चाहत एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं, इसको छोड़ देते हैं। आकाश और सूरज के बीच केवल 2 सहकर्मी बैठे हैं, इसको भी छोड़ देते हैं क्योंकि इससे इनका पोजीशन पता नहीं चल रहा है। दीक्षा के दाईं ओर केवल 1 सहकर्मी बैठा है। देखिए जब उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं तो दीक्षा के दाईं ओर सिर्फ 1 सहकर्मी बैठा है, मतलब अगर हम यहाँ पे दीक्षा को बैठाएंगे तो इसके दाईं ओर केवल रीता बैठी हुई मिलेगी। आकाश बेंच के पश्चिमी सिरे पर बैठा है, तो सबसे पश्चिमी सिरा ये हो गया, यहाँ पे आकाश बैठ जाएगा। रीता और रंजना के बीच 3 सहकर्मी बैठे हैं, यहाँ पे रही रीता और रंजना। अगर रंजना को बाएं से दूसरे स्थान पर बैठाते हैं तो इसके बीच में 1 2 3 जगह बचता है। पूछ रहा है बेंच के पश्चिमी सिरे से तीसरे पर कौन बैठा है। बीच वाले के लिए हमको बाकी के कथन देखने होंगे। रंजना और चाहत एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं। आकाश और सूरज के बीच केवल 2 सहकर्मी बैठे हैं, तो आकाश ये रहा सबसे बाएं सिरे पर, सूरज के बीच, तो सूरज दीक्षा के बाएं हो जाएगा। इसके बीच में 2 लोगों के बैठने का स्थान बचता है। यहाँ पे लिखा है कि रंजना और चाहत एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं, तो बाएं से दूसरे पर रंजना बैठी है, तो इसके बाद यहाँ पे कौन बैठ जाएगी, चाहत। तो हमने सभी स्थान पर सबको बैठा दिया है। प्रश्न पूछ रहा है बेंच के पश्चिमी सिरे से तीसरे पर कौन बैठा है। पश्चिमी सिरे से ये रहा आकाश पहले सिरे पर, रंजना दूसरे और चाहत
तीसरे सिरे पर। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चाहत। किसी विशिष्ट कूट भाषा में राम वर्क देयर को ह्यूज ट्यो ट्री के तौर पर लिखा जाता है, सीमा स्टडी देयर को नो डॉ ट्री के तौर पर लिखा जाता है और राम स्टडी हेयर को ह्यूज डॉ ट्राई के तौर पर लिखा जाता है। तो इसी भाषा में राम देयर और सीमा वर्क को क्रमशः किस तरह लिखा जाएगा? सबसे पहले हम इनको आमने सामने लिख लेते हैं। फिर है सीमा स्टडी देयर। फिर राम स्टडी हेयर। तो जब हम समीकरण 1 और 2 को देखेंगे तो हम देखेंगे कि इन दोनों में देयर देयर कॉमन है, तो हमें बाद के सेंटेंस में भी दो कॉमन वर्ड्स को ढूंढना होगा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे TRE कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे देयर के लिए TRE यूज हुआ है। फिर जब हम समीकरण 2 और 3 को देखेंगे तो यहाँ पे कॉमन वर्ड जो है स्टडी है, यहाँ पे भी हम कॉमन वर्ड को ढूंढेंगे तो हमें DOW प्राप्त होगा। तो स्टडी के लिए DOW हो गया। अब हम समीकरण 1 और 3 को देखेंगे तो यहाँ पे राम कॉमन है। देखते हैं इसमें कौन सा वर्ड कॉमन है? ह्यूज, HUGE ह्यूज। राम के लिए HUGE ह्यूज। तो यहाँ पे बच गया वर्क। वर्क के लिए कौन सा है? TYO। वर्क के लिए TYO और सीमा के लिए क्या हो जाएगा? HOE। सीमा के लिए HOE। पूछ रहा है राम देयर और सीमा वर्क को क्रमशः किस तरह लिखा जाएगा? राम वर्क, तो राम वर्क के लिए हो जाएगा ह्यूज ट्यो और सीमा वर्क के लिए राम देयर के लिए हो जाएगा ह्यूज ट्री और सीमा वर्क के लिए हो जाएगा NOE नो और TYO ट्यो। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ह्यूज ट्री और नो ट्यो। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इस पैटर्न में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। ध्यान से देखिए, इस तरफ है 28 और इस तरफ है 12। इन दोनों का योग आएगा 40। ऊपर है 22, नीचे है 18। इन दोनों का योग भी 40 आएगा। मतलब बाएं ओर की और दाएं ओर की संख्याओं का योग और ऊपर नीचे की संख्याओं का योग बराबर है। उसी तरह से यहाँ 34 और 36 70, 30 और 40 भी 70। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ऊपर नीचे की संख्याएं हैं 26 और 18, इनका योग कितना होता है? इनका योग होता है 44। तो यहाँ पे दिया है 22, बाद में क्या आएगा उसके लिए हम 44 में से 22 घटाएंगे तो हमारा उत्तर आएगा 22, ऑप्शन ए। 3 घड़ियाँ क्रमशः प्रत्येक घंटे 2 घंटे तथा 3 घंटे पर बजने के लिए डिजाइन की गई हैं। यदि वे 3 घंटे पहले एक साथ बजी थीं तो अब से कितने घंटे बाद एक साथ बजेंगी? सबसे पहले तो देख लेते हैं, तीनों घंटियाँ एक घंटे पर बजती है, दूसरी 2 घंटे पर और तीसरी 3 घंटे पर। एक साथ ये कितने घंटे पर बजती हैं उसके लिए इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो इन तीनों का एलसीएम आएगा सीधा 2 तिया 6। तो 6 घंटे पर ये तीनों घंटियाँ एक साथ बजती हैं। प्रश्न में लिखा है कि यदि वे 3 घंटे पहले एक साथ बजी थी, अगर 3 घंटे पहले यानी -3 बजे एक साथ बजी थी तो अब से 6 घंटे बाद, मतलब 3 घंटे पहले बजी थी और तब से 6 घंटे बाद
मतलब वर्तमान से 3 घंटे बाद वो एक साथ बजेंगी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2001 में चीनी का उत्पादन 1584 मिलियन किलो था, जो 1991 से 20% अधिक था। 1991 में चीनी का उत्पादन मिलियन किलो में ज्ञात कीजिए। लिखा है कि 2001 में 1584 मिलियन किलो था, जो 1991 से 20% अधिक था। तो मान लेते हैं कि 1991 में चीनी का उत्पादन 100% था, तो 2001 में ये 120% हो जाएगा, 20% अधिक। और 120% कितना है? 1584। तो 1% हो जाएगा 1584 बटे 120, और प्रतिशत को भिन्न में लिखेंगे तो 120 बटे 100 हो जाएगा। अब 100% निकालने के लिए, मतलब 1991 में जो उत्पादन था उसके लिए इसमें हम 100 से गुना करेंगे, तो हमारा इस तरह का हो जाएगा 1584 गुना, ये 120 बटे 100 गुना में जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, गुना 100 बटे 120, और इधर गुना में 100। कुछ गड़बड़ी हो गई है, रुकिए। हाँ, अब देखिए 120% बराबर 1584, 1% बराबर 1584 बटे 120, और 100% बराबर इसमें 100 से गुना कर देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 1320 मिलियन किलो। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 144 पेंसिलें 22.50 रुपये, मतलब 22.5 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदी गई। यदि प्रत्येक पेंसिल 2.25 रुपये की दर से बेची गई है तो लाभ कितने प्रतिशत है? सबसे पहले देखते हैं कि 22.5 रुपये प्रति दर्जन, तो 12 पेंसिल खरीदी गई है 22.5 रुपये में, तो एक पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 22.5 में 12 से भाग करेंगे, ये हो गया क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य क्या है? लिखा है कि 2 रुपये 25 पैसे प्रति पेंसिल की दर से बेची जाती है। अब लाभ निकालने के लिए हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे, तो 2.25 में से जब 22.5 बटे 12 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4.5 बटे 12। ये जो है एक पेंसिल पर लाभ निकल गया। इसको याद रखिए, ये जो हमारा है प्रॉफिट है 4.5 बटे 12। अब लिख लेते हैं लाभ प्रतिशत निकालने के लिए 4.5 बटे 12, ये हो गया लाभ, और नीचे क्रय मूल्य। हमारा एक पेंसिल का क्रय मूल्य कितना निकला था? 22.5 बटे 12, और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए इसमें 100 से गुना कर देंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 20%। ऊपर का 12 नीचे का 12 कट जाएगा, 4.5 से 22.5 5 बार में कट जाएगा, और 5 से 100 20 बार में कट जाएगा, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 20%। ऑप्शन सी। 2 पैंट प्लस 4 शर्ट के एक सेट या 1 पैंट प्लस 6 शर्ट के एक सेट का क्रय मूल्य 5600 रुपये है। एक दुकानदार इन्हें अलग अलग बेचने का निर्णय करता है। उसने 10 शर्ट 6000 रुपये में बेची। प्रति शर्ट लाभ या हानि की राशि ज्ञात कीजिए। देखिए 2 पैंट और 4 शर्ट जो है, और 1 पैंट और 4 शर्ट और 6 शर्ट एक ही मूल्य पर खरीदता है। तो इस समीकरण को जब हम हल करेंगे तो यहाँ पे ये 1 पैंट इधर माइनस हो जाएगा तो बचेगा 1 पैंट, और ये 4 शर्ट इधर माइनस होगा जाके तो यहाँ पे आ जाएगा 2 शर्ट। मतलब 1 पैंट का क्रय मूल्य 2 शर्ट के क्रय मूल्य के बराबर है। तो हमें यहाँ शर्ट पे लाभ या हानि निकालनी है, तो इस 2 पैंट को भी शर्ट में बदल लेते हैं। जब 1 पैंट बराबर 2 शर्ट है तो 2 पैंट बराबर 4 शर्ट होगा, तो 4 शर्ट प्लस 4 शर्ट यानी 8 शर्ट को ये कितने में खरीदता है? 5600 रुपये में। तो 1 शर्ट को कितने में खरीदेगा? 5600 बटे 8 बराबर 700 रुपये में। 1 शर्ट का क्रय मूल्य निकल गया 700 रुपये।
एक शर्ट का क्रय मूल्य CP 700 रुपये है। अब यहाँ लिखा है प्रश्न में 10 शर्ट 6000 रुपये में बेची, तो एक शर्ट का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 600 रुपये। उसे प्रति शर्ट पर यहाँ पे क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम है, तो यहाँ पे 100 रुपये की हानि होगी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राम नरेश एक बैग खरीदता है जिसका अंकित मूल्य 400 रुपये है। वह इसे 2 क्रमागत छूट के बाद 160 रुपये में खरीदता है। यदि दूसरी छूट 20% है तो पहली छूट ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं कि पहली छूट जो है वो x% होगी, तो समीकरण बना लेते हैं। अब हम बना लेते हैं कि 400 पे मान लीजिए पहले x% छूट दिया, फिर उसके बाद 20% छूट दिया तो 80% पे उसको बेचा। ये जो है कितना के बराबर है 160 के बराबर है। इसको काट लेते हैं, 100 से 400 कट गया 4 बार में, यहाँ पे 20 चौके 80, 20 पंचे 100। अब हो गया यहाँ पे 16x/5 बराबर 160। 16x कितना हो जाएगा 800। 16x बराबर 800, x बराबर 50। x का मान 50 निकला है, तो उसने पहली छूट 50% की दी। क्वेश्चन 23, जॉन 4 पुराने ट्रैक्टर 2 लाख रुपए में खरीदता है। उसने इन 4 ट्रैक्टरों के रख रखाव और मरम्मत में कुल 3 लाख रुपए खर्च किए। यदि वह 4 ट्रैक्टरों में से एक ट्रैक्टर पहले ही 1 लाख रुपए में बेच देता है तो कुल 40% लाभ प्राप्त करने के लिए बाकी 3 ट्रैक्टरों का औसत विक्रय मूल्य क्या है। देखिए 4 ट्रैक्टरों का क्रय मूल्य जो है 2 लाख प्लस 3 लाख दोनों मिला के होगा, क्योंकि रख रखाव और मरम्मत भी क्रय मूल्य में शामिल होगा। तो 4 ट्रैक्टरों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5 लाख। 5 लाख हो गया। प्रश्न में कह रहा है कि उसे 40% कुल लाभ प्राप्त होना चाहिए, तो हम 5 लाख का 100% और प्लस 40% 140% निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 7 लाख रुपए। अब चूंकि वह 1 लाख रुपए में एक ट्रैक्टर को पहले बेच दिया है, तो इसमें से 1 लाख माइनस कर देंगे तो कितना बच गया 6 लाख रुपए। इस 6 लाख रुपए में वो 3 ट्रैक्टरों बाकी बचे 3 ट्रैक्टरों को बेचेगा, तो प्रत्येक ट्रैक्टर का औसत मूल्य कितना निकल जाएगा 2 लाख रुपए। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर। एक बंटन का माध्य 21 है और मानक विचलन 7 है। विचरण गुणांक का मान क्या है। विचरण गुणांक जो है इसका सूत्र होता है मानक विचलन बटे माध्य गुना 100। तो यहाँ पे मानक विचलन जो है 7 है और बटे माध्य 21 हो जाएगा गुना 100। 7 से 21 कट जाएगा 3 बार में, 100 में 3 से भाग करेंगे तो ये होगा 33 पूर्णांक, या दशमलव में लिखेंगे तो 33.33%, जो ऑप्शन सी में है। एक स्कूल कैंटीन 3200 किलो दाल खरीदती है जो 1200 बच्चों को 20 दिन के पोषण के लिए पर्याप्त होगी। 6 दिन बाद 180 बच्चे 1 महीने की लंबी यात्रा पर चले गए। बाकी बच्चों को और कितने अधिक दिन के पोषण के लिए दाल पर्याप्त होगी। यहाँ पे M1D1 बराबर M2D2 का फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए M1 कितना हो जाएगा, रुकिए, यहाँ पे 3200 किलो दाल से मतलब नहीं है, 1200 बच्चे के लिए 20 दिन के पोषण के लिए पर्याप्त है दाल। तो मान लीजिए 6 दिन बाद 180 बच्चे 1 महीने की लंबी यात्रा पर चले गए, तो 6 दिन तक तो 1200 बच्चों ने दाल खाया, तो 1200 बच्चों के लिए कुल 20 दिनों की दाल थी। तो अगर 1200 बच्चे ही रहते तो वो दाल और 14 दिन तक चलती। यहाँ पे M1 1200 मान लेते हैं और D1 14। अब देखिए 6 दिन बाद 180 बच्चे जो है चले जाते हैं, तो 1200 में से 180 घटाएंगे तो कितना आएगा 1020। ये जो है हमारा M2 हो जाएगा। और अब ये
कितने दिनों तक चलेगी 1020 बच्चों में, वो हमें निकालना है। तो इसको D2 ही रहने देते हैं। अब यहाँ लिख लेते हैं M1 D1 बराबर M2 D2, और अगर हमें D2 निकालना है तो ये M2 को नीचे लिख लेंगे बटे में, तो D2 निकल जाएगा। यहाँ पे M1 है 1200, इसमें गुना कर देंगे D1 से 14, और M2 है 1020। जब इसे हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देख लीजिएगा, तो हमारा उत्तर आएगा 16.5 दिन। 16.5 दिन किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आदिल और बीरेन एक साथ मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बीरेन और चिराग एक साथ मिलकर उसी काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आदिल और चिराग एक साथ मिलकर उसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि उसी काम को उनके द्वारा अकेले अकेले किया जाना था, तो अकेले आदिल द्वारा लिए गए समय से बीरेन द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या हो? चलिए हम अपनी सुविधा के लिए आदिल को A, बीरेन को B और चिराग को C मान लेते हैं। तो प्रश्न में लिखा है कि आदिल और बीरेन एक साथ मिलके काम को 20 दिन में करते हैं। ये जो है 20 दिन में करते हैं। बीरेन और चिराग यानी B और C मिलकर उसी काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। और आदिल और चिराग A और C मिलकर उस काम को 40 दिनों में कर सकते हैं। तो देखिए इन तीनों का हम एलसीएम निकाल लेते हैं, जो कि 200 आएगा। मान लेते हैं कि टोटल काम 200 है। अब 200 में ये जितने दिनों में करेंगे उससे भाग देने पर इनकी क्षमता निकल जाएगी। तो आदिल और बीरेन की क्षमता हो गई 10, बीरेन और चिराग की क्षमता हो गई 4, आदिल और चिराग की क्षमता हो गई 5। जब हम इसको जोड़ेंगे A + B, B + C और A + C को, तो ये आएगा 2A + 2B + 2C। इसको हम लिख सकते हैं 2A + B + C, मतलब सब में 2 से मल्टीप्लाई है। ये जो है इनकी टोटल क्षमता कितनी आती है? 10, 4, 14, 5, 19। तो ये 2 जब इधर आएगा भाग होगा, तो ABC की क्षमता निकल जाएगी कितनी? 9.5। ABC की क्षमता हो गई 9.5। प्रश्न में पूछ क्या रहा है? यदि उसी काम को उनके द्वारा अकेले अकेले किया जाना था, तो अकेले आदिल द्वारा लिए गए समय से बीरेन द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? मतलब A और B द्वारा अकेले उस काम को करने पर लिए गए समय का अनुपात निकालना है। हमारे पास टोटल काम यहाँ पे है 200। इसके लिए हमें आदिल और बीरेन की अलग अलग क्षमता निकालनी होगी। देखिए ABC की टोटल क्षमता 9.5 है। अब अगर हमें A की क्षमता निकालनी है, तो यहाँ पे है B + C, तो B + C की क्षमता है 4 और ABC की क्षमता है 9.5। इस 9.5 में से जब हम 4 यानी B और C की क्षमता घटा देंगे, तो आदिल की क्षमता निकल जाएगी कितनी? 5.5। ये जो है A की क्षमता है। अब B की क्षमता निकालने के लिए ABC में से AC को माइनस कर देंगे, जो कि 5 है। तो 9.5 में से जब 5 को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4.5। ये किसकी क्षमता है? B की। टोटल काम में 200 में A की क्षमता से भाग करेंगे और फिर टोटल काम में B की क्षमता से भाग करेंगे, तो इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात आ जाएगा। यहाँ ऊपर में जो 200 है इसको काट देते हैं। नीचे का दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 आएगा, इसमें भी दशमलव हटाएंगे तो 10 आएगा। ये हो गया 10/55 अनुपात 10/45। फिर ये 10 को काट देते हैं, यहाँ 5 से काटते हैं 11 बार में, यहाँ 5 से काटते हैं 9 बार में, तो कितना आ गया? 1/11 अनुपात 1/9। तो अनुपात कभी भी बट्टे में नहीं होता है, तो सही अनुपात प्राप्त करने के लिए इसको क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9:9 अनुपात 11:11। 9:11 दोनों के द्वारा लिए गए समय का अनुपात निकल जाएगा। 9:11 किस ऑप्शन में है देखते हैं, ऑप्शन डी।
साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 800 रुपये 3 वर्ष में 956 रुपये हो जाते हैं। यदि इसी अवधि में यह मूलधन 1052 रुपये हो जाता है तो ब्याज की दर में वृद्धि का प्रतिशत क्या है। देखिए यहाँ पे प्रथम मिश्र धन जो है कितना है 956 रुपये और द्वितीय मिश्र धन है 1052 रुपये। तो ये 956 रुपये जो है ये 1052 कब हो रहा है, जब 956 रुपये में कुछ ब्याज जुड़ता होगा एक्स्ट्रा। तो ब्याज के लिए हम लिख लेते हैं PRT यानी मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100। यहाँ पे 956 जोड़ हमारा मूलधन क्या है 800, रेट नहीं पता है, समय कितना है 3 वर्ष बटे 100। देखिए यहाँ पे 1052 में 956 आके माइनस होगा तो यहाँ पे आएगा 96 बराबर 800 को 100 से काटेंगे 8 आएगा, ये हो जाएगा 8 या 24 आर 24 आर। तो आर की वैल्यू निकल जाएगी 96 बटे 24 बराबर 4%। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। श्रीराम 14,000 रुपये FD में निवेश करता है। परिपक्वता पर यानी मैच्योरिटी पर उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी यदि उसने यह धनराशि 6 महीनों के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश की है और ब्याज तिमाही संयोजित होता है। यहाँ पे मूलधन है कितना 14,000, समय कितना है 6 माह है, लेकिन लिखा है कि ब्याज तिमाही संयोजित होता है तो समय को हम कितना मान लेंगे 2, क्योंकि 6 महीने में 2 तिमाही आएंगे। उसके बाद दर कितना है रेट 20% वार्षिक है तो तिमाही पर दर कितना हो जाएगा 5%, क्योंकि एक वर्ष में 4 तिमाही आएंगी। 20 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5% दर हो गया हमारा। यहाँ पे हमें मिश्र धन निकालना है तो चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र क्या होता है मूलधन अंडर ब्रैकेट 1 प्लस आर यानी रेट बटे 100 और पावर में समय। तो यहाँ पे हमारा मूलधन कितना है 14,000, 1 प्लस रेट है 5% बटे 100 और पावर में समय 2। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे 1 प्लस 5/100 तो 21 बटे 20 आएगा। अब यहाँ पे 14,000 21 बटे 20 स्क्वायर है ऊपर में तो 2 बार लिख लेंगे। नीचे में 20 गुना 20 400 आएगा। 400 से जब हम 14,000 को डिवाइड करेंगे तो 35 आएगा। 35 गुना 21 हमारा उत्तर हो जाएगा 15,435 रुपये। किस ऑप्शन में है ऑप्शन सी। एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का माप 10 सेंटीमीटर है और सबसे छोटी जीवा का माप 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं व्यास यानी डायमीटर, और त्रिज्या जो है वो d/2 होती है, मतलब त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी 10/2 बराबर 5 सेंटीमीटर। ये जो दूसरा ये जो सबसे छोटी जीवा का माप 4 सेंटीमीटर लिखा हुआ है ये आपको उलझाने के लिए लिखा हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर ऑप्शन बी। यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है तो x³ प्लस 1/x³ भाग x⁻18 प्लस 1/x⁻18 का मान ज्ञात कीजिए। दिया है x प्लस 1/x बराबर 2। सबसे पहले x का मान निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए दोनों तरफ जब हम x से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x² और प्लस इसमें x से गुना करेंगे तो x/x हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, और इधर x से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। इसका जब गुणनखंड करते हैं x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 1। तो
x बराबर कितना आ जाएगा 1। हमारा x बराबर कितना निकल गया 1। अब x के इस मान को अगले में रख के देखते हैं। दिया है x³ प्लस 1/x³ और भाग x पे पावर 18 जोड़ 1/x पे पावर 18। ऊपर में x³ का मान भी 1 आएगा और 1/x³ का मान भी 1 आएगा, तो 1 और 1 हो जाएगा 2। नीचे में x पे पावर 18 का मान भी 1 आएगा और 1/x पे 18 का मान भी 1 आएगा, तो यहाँ पे भी 1 जोड़ 1 2 हो जाएगा, तो 2/2 कितना हो जाएगा 1। हमारा उत्तर हो जाएगा 1, ऑप्शन सी। निर्देश, निम्नलिखित अंश को पढ़ें और उस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दें। मच्छर विभिन्न प्रकार के रोगों को फैलाते हैं। ये उष्णकटिबंधीय मौसम में पनपते हैं। स्थिर पानी, खुले में पड़ा सड़ता हुआ कूड़ा और खुली नालियों का मच्छरों के विकास में उल्लेखनीय योगदान है। मच्छर जनित रोगों की रोकथाम के लिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कचरा नियमित रूप से एकत्र किया जाए और इसका उचित प्रबंधन किया जाए, पानी का जमाव न होने दिया जाए और आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ बनाए रखा जाए। अब निर्देश के आधार पर पूछ रहा है कि दिए गए कथन के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन ए, अधिकतर रोगों को मच्छर फैलाते हैं। बी, कचरा निपटाने से पहले इसे बायोडिग्रेडेबल और गैर बायोडिग्रेडेबल में विभाजित कर लिया जाना चाहिए। जल निकासी व्यवस्था की हालत बहुत ही खराब है और स्थिर पानी मच्छरों के लिए एक प्रजनन भूमि है। इसमें से ऑप्शन डी, स्थिर पानी मच्छरों के लिए एक प्रजनन भूमि है, सही विकल्प हो जाएगा। 6 व्यक्ति ए, बी, सी, डी, ई और एफ एक सामूहिक चर्चा में संलग्न थे। ए डी से ठीक पहले किंतु बी के बाद बोलता है। देखिए लिखा है कि ए जो है, ए डी से ठीक पहले मतलब डी इसके बाद बोलता है और बी के ठीक बाद बोलता है। ए जो है बी के ठीक बाद बोलता है, तो ये क्रम हो गया बी ए डी। फिर दूसरे कथन में है कि बी एफ के ठीक बाद बोलता है। अब बी जो है ये एफ के ठीक बाद बोलता है। यदि सी डी के बाद किंतु ई से पहले बोलता है, तो सी जो है वो डी के बाद बोलता है लेकिन ई से पहले बोलता है, तो सी के बाद ई आ जाएगा। प्रश्न में पूछ रहा है तो निम्नलिखित में से किसने चर्चा का आरंभ किया। यहाँ पे चर्चा का आरंभ करने वाला हो जाएगा एफ, ऑप्शन सी। दिए गए कथन पर विचार करें और बताएं कि दी गई धारणाओं में से कौन सी कथन में निहित है। कथन है, सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कई अनुरोध करने के बावजूद पिछले 3 महीनों से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। एक यूनियन के नेता का बयान। ये जो है एक यूनियन के नेता का बयान है। अब धारणा इसमें कौन सी बन रही है, प्रत्येक कर्मचारी को उसका वेतन निर्धारित तिथि को मिल जाना चाहिए, तो सही बात लग रही है। दूसरा, समय पर कर्मचारियों के वेतन का भुगतान न किया जाना सक्षम प्राधिकारी की अक्षमता को परिलक्षित करता है, यह भी सही है। तो इसका उत्तर हम क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी, धारणा 1 और 2 दोनों निहित है। एच आई, जी एफ और डी ई समांतर रेखाएं हैं। यहाँ पे ये हो गया एच आई, जी एफ और डी ई समांतर रेखाएं हैं। इसको हम ऐसे कर लेते हैं। यदि डी जी बराबर 6 और इसमें डी जी जो है ये 6 है, जी एच 4 है, यहाँ से यहाँ की दूरी 4 है और एफ आई 8 है, यहाँ पे एफ और आई ये दूरी 8 है। तो पूछ रहा है ई एफ बराबर कितना, ये दूरी। यहाँ पे देखिए जी एच बटे डी जी बराबर एफ आई बटे ई एफ होगा। यहाँ पे जी एच कितना है 4, डी जी कितना है 6, एफ आई है 8 और ई एफ हमें पता करना है, तो इसको क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे। 4 ई एफ बराबर 6 8 48, तो ई एफ जो है हो जाएगा 48 बटे 4 बराबर 12, ऑप्शन सी।
किस में सभी भुजाओं की लंबाई समान होती है? यह जो है वर्ग में होती है। वर्ग में सभी भुजाओं की लंबाई एक समान होती है। एक लाइट हाउस की समुद्र तल से दूरी 20 मीटर है। लाइट हाउस के शीर्ष से एक समुद्री जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री है। जहाज की लाइट हाउस से दूरी लाइट हाउस के तल से दूरी कितनी है? दिया है कि लाइट हाउस की समुद्र तल से ऊंचाई 20 मीटर है। ये हो गया समुद्र तल, इसकी ऊंचाई 20 मीटर है। और लाइट हाउस के शीर्ष से ये रहा समुद्री जहाज, यहाँ पे इसका अवनमन कोण 30 डिग्री है। ये जो है 30 डिग्री है। तो ये दूरी पूछ रहा है नीचे का। इस ट्रायंगल को हम नाम दे देते हैं ABC। यहाँ पे कॉट 30 डिग्री हो जाएगा आधार बटे लंब BC बटे AB। कॉट 30 डिग्री कितना होता है? √3। √3 बराबर BC बटे AB दिया हुआ है 20 मीटर। √3 बराबर BC बटे 20, तो BC कितना हो जाएगा? ये 20 इधर मल्टीप्लाई होगा 20√3। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 20√3 मीटर। यदि a + b बराबर 90 डिग्री तथा cos b बराबर 2/3 है तो sin a का मान है। यहाँ पे a + b जो है 90 डिग्री है, तो b जो है b कितना हो जाएगा? 90 - a। यहाँ पे दिया है cos b, तो cos b हो जाएगा cos 90 - a, और cos 90 - a जो है वो बराबर होता है sin a। तो जब cos b दिया हुआ है 2/3, तो sin a भी इतना ही हो जाएगा 2/3। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 2/3। मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है? मास बटे वॉल्यूम बराबर घनत्व होता है, डेंसिटी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डेयरियों में दूध से क्रीम अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया कौन सी है? इस प्रक्रिया का नाम है अपकेंद्रीकरण। ऑप्शन सी। लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा? 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए, प्रायः सभी द्रव गर्म किए जाने पर आयतन में बढ़ते हैं, परंतु जल 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर आयतन में घटता है, और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद उसका आयतन बढ़ता है। तो पानी का घनत्व अधिकतम जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होगा। ऑप्शन बी। जिस सामग्री से रोशनी यानी लाइट पारित हो सके को क्या कहते हैं? तो जिस सामग्री से रोशनी पार हो सके उसे ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं? एक्स रेज यानी एक्स किरणें जो हैं वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती। निम्नलिखित में से किस उपकरण में जाइरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? जाइरोस्कोप यानी घूर्णदर्शी का प्रयोग कंप्यूटर माउस में किया जाता है। इसकी क्रियाविधि जो है वो कोणीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC कहाँ स्थित है? यह जो है भारत के गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? इनमें से प्रोटॉन जो है वो उसमें सकारात्मक आवेश यानी धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है, और न्यूट्रॉन जो है वो उदासीन यानी न्यूट्रल रहता है। कच्चे माल से विभिन्न उत्पादों को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? इसके लिए आंशिक आसवन यानी फ्रैक्शन डिस्टिलेशन विधि का उपयोग किया जाता है। विलवणीकरण या डिसोलिनेशन क्या है? यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग किया जाता है। समुद्री जल से नमक तथा अन्य खनिज लवण अलग करने के लिए इस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है।
गैल्वेनाइज्ड लोहा क्या होता है? यह जिंक लेपित लोहा होता है। लोहे की चादरों को जंग से बचाने के लिए इन पर जिंक की परतों का लेपन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट यानी नोबेल धातु है? चांदी, सोना, प्लेटिनम, रेडियम, पैलेडियम आदि प्रमुख उत्कृष्ट धातुएं हैं। रसायन विज्ञान में उत्कृष्ट धातुएं या नोबेल धातु वे धातुएं हैं जिनका आर्द्र वायु के संपर्क में रहने के बावजूद क्षरण और ऑक्सीकरण बहुत कम होता है। गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एनीलिंग कहते हैं। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? समसूत्री विभाजन का प्रयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल समसूत्रण। पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? इसकी खोज जोनास सॉल्क द्वारा 1952 में की गई थी। पोलियो वैक्सीन की खोज जोनास सॉल्क द्वारा की गई थी, ऑप्शन सी। जबकि उसके बाद ओरल पोलियो वैक्सीन यानी ओपीवी का विकास जो है अल्बर्ट सॉबिन द्वारा किया गया था। एक अभिकथन और एक कारण नीचे दिए गए हैं। अभिकथन है पत्तियों का रंग हरा है और कारण है क्लोरोफिल एक हरा वर्णक पत्तों में मौजूद है। सही विकल्प चुनें। तो ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है और सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी होती है जिसे फीमर कहा जाता है। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? यह कैंसर के उपचार से जुड़ा है। नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। अभिकथन है ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता माना जाता है। यह गलत कथन है क्योंकि ओ रक्त समूह वाले को यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता नहीं बल्कि यूनिवर्सल दाता यानी सर्वदाता माना जाता है। ये सभी रक्त समूह को अपना रक्त दान कर सकते हैं। कारण लिखा है ओ प्रकार के रक्त में कोई एंटीजन नहीं होता है। यह सही कथन है। इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी। ए गलत है लेकिन आर सही है। पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका श्रेय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को दिया जाता है। पेनिसिलिन जो है एक एंटीबायोटिक दवा है जिसे सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नामक कवक द्वारा पृथक किया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? इसका सही उत्तर है ग्वालियर, क्योंकि जो सारनाथ है, सारनाथ में गौतम बुद्ध ने 5 सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया था और कुशीनगर में उन्होंने 483 ईस्वी पूर्व में शरीर त्याग किया था और बोधगया में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ग्वालियर जो है बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है। सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है। चट्टान आलेख पर देखा जा सकता है। अशोक के 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं कराया गया था? देखिए, शाहजहां द्वारा शालीमार बाग, जामा मस्जिद और लाल किला का निर्माण कराया गया था, जबकि बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर द्वारा 1572-73 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। एक आदमी अपने बेटे से 24 वर्ष बड़ा है। 4 साल बाद उसकी आयु अपने बेटे की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? हम मान लेते हैं कि पुत्र की वर्तमान आयु जो है x ईयर्स है, x वर्ष, तो पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? x से 24 ज़्यादा, तो x + 24। यह है समीकरण 1 हो गया। अब कह रहा है कि 4 वर्ष बाद उसकी आयु यानी पिता की आयु अपने बेटे की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। तो हम यहाँ पे पिता की आयु x + 24 है, इसमें भी 4 जोड़ देते हैं तो x + 28 हो जाएगा। और ये जो है पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? x है, तो 4 वर्ष बाद ये x + 4 हो जाएगी। कह रहा है कि 4 वर्ष बाद ये जो पुत्र की आयु है इससे पिता की आयु 2 गुनी हो जाएगी। तो
पुत्र की आयु में जब हम 2 से गुना करेंगे तो ये पिता की आयु के बराबर होगी। अब इसको बना लेते हैं। x + 28 जो है बराबर 2x + 8 है। यहाँ पे x का मान 2x में से x माइनस होगा तो x हो जाएगा, 28 में से 8 जाएगा 20। तो ये x यानी पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी? 20 में कितना जोड़ेंगे? 24, क्योंकि पिता की आयु पुत्र से 24 वर्ष ज़्यादा है। तो ये हो जाएगा 44 वर्ष। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि A/B बराबर 3:5, C/B बराबर 3:2, C/D बराबर 5:6 तो A/D बराबर क्या? यहाँ पे लिख लेते हैं। A/B जो है कितना है? 3:5। यहाँ पे CB का दिया हुआ अनुपात, तो इसको BC करेंगे तो उल्टा कर लेंगे। 3:2 है तो इसको 2:3 लिखेंगे। और CD जो है कितना है? CD है 5:6। अब यहाँ पे ABCD का अनुपात निकलेगा। इन तीनों को गुना करेंगे 30 आएगा। इन तीनों को गुना करेंगे फिर 50 आएगा। फिर इन तीनों को गुना करेंगे 5, 3 और 5 75 आएगा। फिर इन तीनों को गुना करेंगे 90 आएगा। पूछ रहा है A/D क्या? यहाँ पे A है, यहाँ पे D है, तो ये आ रहा है 30:90। काटेंगे तो 1:3। अब देखिए 1:3 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो हम देखते हैं कि किस ऑप्शन में जो अनुपात दिया हुआ है वो 1:3 के बराबर है। तो हम देख पा रहे हैं ऑप्शन ए में दिया है 12:36। तो इसको जब काटेंगे तो 1:3 आएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको ये तरीका समझ में नहीं आया तो दूसरे तरीके से भी इसको बना के दिखाते हैं। दिया है A/B और फिर क्या है? B/C। तो ये कितना दिया हुआ है? A/B 3:5 और फिर BC कितना है? 2:3। 2:3। देखिए यहाँ पे B को बराबर करने के लिए हम ऊपर 2 से और नीचे 5 से गुना करेंगे तो A कितना हो जाएगा? 6, B हो जाएगा 10 और C कितना हो जाएगा? 15। ABC। अब यहाँ पे है BC। BC है 2:3, B/C है 2:3 और C/D कितना है? 5:6। तो हम ये C को बराबर करने के लिए इसमें 5 से और इसमें 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा B 10, C 15 और D हो जाएगा 18। तो यहाँ पे D का अनुपात आ गया 18। ये 6:18 आ रहा है। इसमें हम 2 से गुना कर देंगे तो 12:36 आ जाएगा। ए और बी के वेतन का योग 25,000 रुपये है। वे अपने वेतन का 75% खर्च करते हैं। उनकी बचत का अनुपात 14:11 है। रुपए में उनके वेतन का पता लगाएं। देखिए, जब हम बचत को बचत से भाग देते हैं या खर्च को खर्च से भाग देते हैं या बट्टे में लिखते हैं तो आय का अनुपात आता है। यहाँ पे ए और बी का बचत का अनुपात दिया हुआ है 14:25। देखिए, ये अपनी आय का वेतन का 75% जब खर्च करते हैं तो बचाते कितना है? 25%। ये भी 25%। यहाँ पे 14:11 है, ये भी 25% बचाएगा। तो नीचे 25 कट जाएगा, ऊपर में आ गया उनके आय का अनुपात 14:11 और इनका अनुपातिक योग हो गया 25। तो अनुपात 25 किसके बराबर है? 25,000 के बराबर। तो अनुपात 1 किसके बराबर होगा? 1,000 के बराबर। तो ए का वेतन है अनुपात में 14, तो इसका वेतन हो जाएगा ए का 14,000 और बी का है अनुपात में 11, तो इसका हो जाएगा 11,000। तो उनका वेतन हो जाएगा 14,000 और 11,000। ऑप्शन बी। या दूसरे शब्दों में कहें तो उनके बचत का अनुपात दिया हुआ है और वो एक समान यानी 75% खर्च करते हैं, तो उनके आय का अनुपात, उनके वेतन का अनुपात भी वही हो जाएगा जो उनके बचत का अनुपात है। एक चोर x किमी प्रति घंटा की गति से अपनी मोटरसाइकिल चलाता है। एक सिपाही ने 6 घंटे बाद जीप से उसका पीछा करना शुरू किया
और 4 घंटे बाद उसे पकड़ लिया। यदि सिपाही की औसत गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो चोर की मोटरसाइकिल की गति किमी प्रति घंटा ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं कि चोर की मोटरसाइकिल की गति x किमी प्रति घंटा है। चोर की गति x किलोमीटर प्रति घंटा और सिपाही की गति कितनी दी हुई है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चोर द्वारा चली गई दूरी को निकालते हैं। x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चोर कितने घंटे चलेगा। देखिए, चोर के चलने के 6 घंटे बाद सिपाही ने जीप से उसका पीछा शुरू किया और 4 घंटे बाद उसे पकड़ लिया, तो चोर कुल कितने घंटे चला, 10 घंटे। और सिपाही कितने घंटे चला, वो सिर्फ 4 घंटे चला है 90 की स्पीड से। तो यह जो है, यह दोनों दूरी बराबर है क्योंकि चोर और सिपाही दोनों एक समान दूरी तय कर रहे हैं। ये 10 से 90 को काटेंगे तो 9 आ जाएगा। x बराबर निकल जाएगा 9 चौके 36 किलोमीटर प्रति घंटा। चोर के मोटरसाइकिल की स्पीड क्या है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी। महाराष्ट्र में स्थित मुरुड जंजीरा का किला हर तरफ से घिरा हुआ है, किस चीज़ से, जल से। यह एकमात्र ऐसा किला है जो शिवाजी और संभाजी महाराज द्वारा छोड़ दिया गया था। यह अरब सागर के तट पर एक चट्टान पर स्थित है। अगस्त 2024 में पहला CII बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ, यह नई दिल्ली में आयोजित हुआ। जुलाई 2024 में किस देश में विश्व की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन का अनावरण किया गया, चीन में। जुलाई 2024 में प्रसिद्ध खारची पूजा महोत्सव 2024 किस राज्य में मनाया गया, यह त्रिपुरा में मनाया गया। जुलाई 2024 में कहाँ भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया, मॉरिशस में। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राममोहन राय की मदद की थी। स्कॉटलैंड निवासी डेविड हेयर ने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राममोहन राय की मदद की थी। दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए, इसे तो ऑप्शन से बनाना पड़ेगा। चलिए ऑप्शन ए लेके देखते हैं। हम भाग और माइनस के चिन्हों को आपस में बदल के देखते हैं। 12 के बाद माइनस है तो यहाँ पे भाग रख देते हैं, प्लस को प्लस लिखते हैं, गुना को गुना लिखते हैं और भाग के जगह पे माइनस रख देते हैं। देखते हैं समीकरण उत्तर सही आता है कि नहीं। यहाँ पे 3 हो जाएगा, 24 - 7 बराबर 20। यहाँ पे 27 - 7 20 बराबर 20। हमारा उत्तर आ गया, तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि एंड का अर्थ प्लस, डॉलर का अर्थ माइनस, हैश का अर्थ भाग और प्रतिशत का अर्थ गुना हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। लिख लेते हैं। प्रतिशत का अर्थ क्या है, गुना, एंड का अर्थ प्लस, डॉलर का अर्थ माइनस और एंड का अर्थ क्या है, प्लस। यहाँ पे लगता है कोई नंबर छूट गया है, इस सवाल को छोड़ देते हैं क्योंकि ये सवाल में टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है। यदि आज मंगलवार है, आज से 64वां दिन कौन सा दिन होगा। देखिए, आज से 64वें दिन में कितने विषम दिन आएंगे, उसके लिए 7 से भाग करेंगे। 7 - 9 = 63, एक शेष बचेगा। तो 64वां दिन जो है मंगलवार से का अगला दिन यानी +1 बुधवार होगा। किस ऑप्शन में है बुधवार, ऑप्शन डी। कह रहा है उपयुक्त श्रृंखला में दाएं से 8वें पद के बाईं ओर 5वां पद है। तो दाएं से जा रहे हैं 8वां और इसके बाएं 5वां है, तो 8 में से 5 माइनस करेंगे 3, यानी रुकिए दाएं से कह रहा है, इस तरफ से दाएं से 8वां के बाईं ओर, तो बाईं ओर तो इसी तरफ आएगा 5वां पद, तो 5 में 8 प्लस करेंगे 13, तो हम बाएं से 13वां देखेंगे। तो हम दाएं से 13वां पद देखेंगे। इधर से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हमें
ओ प्राप्त हो रहा है 13वां पद। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में कौन सा शब्द पहले आएगा? फिर पार्लर जो है सबसे पहले आएगा। नीचे दी गई घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? सबसे पहले इन घटनाओं का वर्ष देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन का है अगस्त 1920, चौरी चौरा कांड का 1922, सविनय भारत छोड़ो आंदोलन का 1942, सविनय अवज्ञा आंदोलन का 1930। तो हमारा क्रम क्या हो जाएगा? सबसे पहले ए जो है पहले स्थान पे आएगा, फिर बी दूसरे स्थान पर, डी तीसरे स्थान पर और सी चौथे स्थान पर। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए बी डी सी। ए बी डी सी किस विकल्प में है? विकल्प सी में। नीचे दी गई आकृति में सीधी रेखाओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। सीधी रेखाएं पूछ रहा है। देखिए ये जो बाहर का आयत है इसमें तो हो गई 4 रेखाएं, और ये अंदर में 1 2 3 4 लाइन है, 4 4 8 हो गई, और फिर ये 3 लाइन अंदर में है, 1 2 3 4 4 8 3 11 हो गई टोटल। तो ऑप्शन ए 11 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस चित्र में कितने त्रिभुज हैं? गिनिए। ये अंदर में 1 2 3 4 और ये एक बड़ा सा 5 त्रिभुज हो गए। एक यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है, तो 2 इधर, कुल 7 त्रिभुज हो गए। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से जो भिन्न है उसकी पहचान करें। देखिए आकृति ए में एक ही जैसी 2 आकृति हैं अंदर में, बी में भी एक ही जैसी 2 आकृति हैं, डी में भी एक ही जैसी 2 आकृति हैं अंदर में, लेकिन सी में षटभुज के अंदर त्रिभुज है, वृत्त है। तो आकृति सी जो है भिन्न हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक थैले में 9 लाल 7 सफ़ेद और 4 काली गेंदें हैं। यदि यादृच्छिक 2 गेंदें निकाली जाती हैं तो इस बात की क्या संभाव्यता है कि एक साथ दोनों गेंदें लाल हों? देखिए 9 लाल गेंदों में से टोटल गेंदें पहले कितनी हैं? 9 7 16 4 20। 9 लाल गेंदों में से 2 लाल गेंद चुनने का तरीका ये जो है हो जाएगा 9 × 8/2, और कुल गेंदों में से 2 गेंद चुनने का तरीका हो जाएगा 20 × 19/2। अब दोनों गेंदों के लाल होने की प्रायिकता, इसके लिए 9 × 8/2 बटे 20 × 19/2। 2 से 2 को काट देंगे, 4 से 20 को काट देंगे 5 बार में, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 बटे 19 पंचे 95। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने राज्यों के आर्थिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के चार्टर को डैश में अंगीकृत किया था। दिसंबर 1974 में अंगीकृत किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ में इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसमें कुल 193 देश हैं और 193वां देश जो है वो दक्षिणी सूडान है। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। देखिए लेखक का संबंध कलम से है, तो शल्य चिकित्सक यानी सर्जन का संबंध नश्तर से हो जाएगा, यानी छुरी से। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। पहला पद क्या है? RMSK, और दूसरा पद क्या है? SLUI। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, R से S हो रहा है +1, M से L हो रहा है
-1, S से U हो रहा है +2 और K से I हो रहा है -2। तो +1 -1 +2 -2 का क्रम चल रहा है। तीसरे पद को देखते हैं K M F Z। तो सबसे पहले +1 करेंगे तो L हो जाएगा, फिर -1 करेंगे तो फिर L हो जाएगा। F यहाँ पे +2 करेंगे H हो जाएगा, Z -2 करेंगे X हो जाएगा। तो LLHX इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। देखिए 89 से 178 हो रहा है, गौर कीजिएगा। तो यहाँ पे 89 में 2 से गुना करेंगे तो 178 होगा। तो 90 है, 90 में 2 से गुना करेंगे तो 180 होगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 4 संक्षिप्त नाम दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है। असंगत का चयन कीजिए। दिया है एनडीए, आईटीबीपी, बीएसएफ और सीआरपीएफ। देखिए आईटीबीपी, बीएसएफ और सीआरपीएफ ये सैन्य बलों के नाम हैं, जबकि एनडीए जो है, एनडीए के माध्यम से भारतीय थल सेना, वायुसेना और नेवी के सैनिकों की नियुक्ति होती है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम असंगत संख्या 1 है, दूसरी असंगत संख्या 3 है और तीसरी असंगत संख्या 5 है और इसी प्रकार आगे 200वीं संख्या है। देखिए किसी सम संख्या तक में आधी संख्याएं जो हैं सम होती हैं, आधी विषम। जैसे हम 1 से 10 तक की संख्याओं को लेंगे तो इसमें 5 सम संख्या होंगी और 5 विषम संख्याएं होंगी। तो कह रहा है कि ये जो असंगत संख्याएं दी गई है 1, 3 और 5, मतलब विषम संख्याओं का क्रम चल रहा है। पूछ रहा है कि 200वीं संख्या। तो 200वीं विषम संख्या के लिए हम 1 से 400 तक के नंबरों को लेंगे। तो 400 तक में अंतिम विषम संख्या जो आएगी वो 200वीं होगी। तो 400 तो सम संख्या है, इससे एक कम 399 200वीं विषम संख्या होगी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नीचे दिए गए अक्षर या शब्दों में से 3 किसी प्रकार समान है और एक भिन्न है। कौन सा अक्षर या शब्द अन्य से भिन्न है? यहाँ पे ऑप्शन ए को देखते हैं। यहाँ पे दिया है FCGDE। इसको अगर हम क्रम में लिखते हैं तो होता है CDEFG, मतलब एक व्यवस्थित क्रम है। ऑप्शन बी को देखते हैं। बी में है TRQPS, तो इसको भी जब हम क्रम में लिखेंगे तो ये हो जाएगा PQRST। सी को देखते हैं। यहाँ पे दिया है KJHMF, इसको जब हम क्रम में लिखते हैं तो ये होता है FHJK और M। यहाँ पे देखिए कि विकल्प सी जो है व्यवस्थित क्रम में नहीं आ रहा है। डी को भी देख लेते हैं। डी में है KHGJI, तो इसको लिखेंगे तो GHIJK, ये भी सही हो गया। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, और तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से कथनों का तार्किक रूप से पालन करते हैं। कथन ए है सभी टॉप टी शर्ट है। तो यहाँ पे हम पहले टॉप बना लेते हैं और ऊपर में टी शर्ट। ये जो है टॉप है और ये ऊपर में टी शर्ट है। तो सभी टॉप टी शर्ट हैं। नीचे लिखा है कुछ श्रग टी शर्ट हैं। ये जो है श्रग हो गया, कुछ श्रग टी शर्ट हैं। अब पूछ रहा है निष्कर्ष कुछ टॉप श्रग हैं, तो नहीं है, निष्कर्ष एक नहीं निकलता है। सभी टी शर्ट टॉप हैं। सभी टॉप टी शर्ट तो हैं लेकिन सभी टी शर्ट टॉप हैं, ये भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। हमारा उत्तर हो जाएगा डी, न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 पालन करता है। साल्टोरो कांगरी चोटी इनमें से किस सीमा पर स्थित है? यह जो है भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित है
और साल्टोरो कांगरी चोटी जो है वो काराकोरम पर्वत श्रेणी की साल्टोरो श्रेणी की उच्चतम चोटियों में से एक है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का वृक्षारोपण रेगिस्तान में मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करता है? शेल्टर बेल्ट। इस प्रकार का वृक्षारोपण रेगिस्तान में मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करता है। उत्तर पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील डैश है जो मणिपुर में स्थित है। कौन सी झील है वो? लोकटक झील। भारत सरकार द्वारा निर्मित बफर स्टॉक डैश का भंडार होता है। बफर स्टॉक जो है खाद्यान्नों का भंडार होता है। आपात स्थिति में किसी आवश्यक वस्तु की कमी को पूरा करने के लिए उस वस्तु का भंडार तैयार करने को बफर स्टॉक कहते हैं। उन वस्तुओं की पहचान करें जिनके मूल्य में गिरावट आने से उनकी मांग में कमी आती है। ऐसी वस्तुओं को गिफिन वस्तुएं कहते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। दिया है A, C, F, J, O। यहाँ पे क्या आएगा? देखिए A से C में +2 हो रहा है, C से F में +3, यहाँ +4, यहाँ +5, तो यहाँ क्या होगा? +6 होगा। तो O से 6 लेटर आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा? U। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में समानता ज्ञात करें। नाव, जहाज, पनडुब्बी, क्रीड़ा नौका यानी याच। इनमें समानता ये है कि ये सब पानी में विहार करते हैं। जिस प्रकार नाइफ संबंधित है कट से, उसी प्रकार बंदूक संबंधित है किससे? देखिए नाइफ यानी चाकू जो है वो काटने से संबंधित है कट से, तो गन यानी बंदूक गोली चलाने यानी शूट से संबंधित होगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निर्देश। एक परीक्षा में विभिन्न विषयों में छात्रों द्वारा अर्जित अंक नीचे दिए गए हैं। अब देखते हैं कि इनसे प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न है कि सभी 4 विषयों में धवन द्वारा अर्जित अंकों का औसत क्या है? धवन कहाँ पे है? यहाँ पे। इसके द्वारा सभी 4 विषयों में अर्जित अंक है 85, 65, 84 और 60। इन चारों को जोड़ के 4 से भाग करेंगे तो हमारा औसत 73.5 निकल जाएगा। परीक्षा में कुल प्रतिशत अंक के मामले में कौन कक्षा में प्रथम स्थान पर रहा? इसमें हम सभी के कुल अंकों का प्रतिशत निकालकर उनकी तुलना करेंगे तो हमारा उत्तर निकल जाएगा। इनमें से बीनू प्रतिशत के मामले में कक्षा में प्रथम स्थान पर रहा। कितने छात्रों ने परीक्षा में 60% से अधिक अंक अर्जित किए हैं? देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कुल प्राप्तांक कितने हैं। 3 विषयों के फुल मार्क्स हैं 120 और एक का 100। तो 3 विषयों के मार्क्स फुल मार्क्स हो गए 120 दिया 360 और गणित विषय में फुल मार्क है 100। तो कुल प्राप्तांक है 460। तो हमको 460 का 60% निकाल लेना है। फिर देखना है कि कितने छात्रों ने 60% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। 100 से 2 जीरो कट जाएगा 276। मतलब जिन छात्रों ने भी 276 से अधिक अंक प्राप्त किया होगा उनका अंक प्रतिशत 60% से अधिक होगा। जब आप इसको बनाएंगे तो आपको उत्तर प्राप्त होगा कि कुल 6 छात्रों ने 60% से अधिक अंक अर्जित किए हैं। तो दोस्तों हमने आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को सॉल्व कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और बाकी विशेष कमेंट में बता सकते हैं, लिख सकते हैं। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।